कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद अपन वापस आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन इस बार 1 महीने क्रैश कोर्स, अरे गया भाड़ में, इन सब के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा हूं। आप लोगों को पूरा साल, 1 साल हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी है, नीट के लिए, जेई के लिए, सीयूईटी के लिए, और साथ ही साथ अब तो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं 9 to 12 तक के लिए बेसिक बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। तो याद रखिएगा, अगर आप भी चाहते हैं अच्छे नंबरों को पाना तो नीलेश सर के पास बिल्कुल ले आना। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लासेस। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो बिना पढ़े भी पेपर देने चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में, आप लोगों ने देखा जय माता दी कितना काम आई थी और वो टॉप कर गया था। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये जो फंड या जब आज हम पढ़ने वाले डायमेंशनल फॉर्मूला से बेसिक, ये डायमेंशनल फॉर्मूला वो चीज होती है जो हमारे दिमाग में चलने वाले 4 ऑप्शन जो होते हैं ना पेपर में, उसमें से 2 को तो हटा ही देती है। कई एग्जाम्स में डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे ही बच्चे क्वेश्चन सही करके ले जाते हैं, और साथ ही साथ हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका मतलब है ये चैप्टर हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि, अब आगे नहीं बोलूंगा मैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो स्टार्ट करना है, हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा जो आज का पहला चैप्टर है ना इस वीडियो सीरीज का, वो क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटीज। आप बता सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कोई भी आपका कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, पर कोई भी फिजिकल होने वाली बात नहीं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? समझ में आया कि नहीं आया? कि ऐसा नहीं अगल बगल के हाथापाई कर दी, बोले सर ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? तो मुझे बताओ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर कोई चीज को हम मेजर कर सकते हैं तो हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला कि अगर आपको कोई एक सरप्राइज हम देने वाले हैं और सरप्राइज को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो क्या आप उस एक्साइटमेंट को मेजर कर सकते हैं? क्या नहीं मेजर कर सकते? डेट्स वाई हम उस चीज को पढ़ते भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिजिक्स के अंदर हम उस चीज को इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम उसको मेजर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप फिजिक्स के अंदर जो कुछ पढ़ रहे हैं उन सबको क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। और फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाली हर एक क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। और उसकी सबसे खास बात क्या होती है, आप उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो रेडी, लिखिए जल्दी से। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, physical quantities are those quantities which can be measured, which can be measured। समझ में आया कि नहीं आया? फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि प्लीज लेंथ को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए किसी फॉर्मूले को नहीं जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमने आपको लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज कही तो आप क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और स्केल से लेंथ को मेजर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कभी टाइम के बारे में कुछ बोला तो आप टाइम को मेजर करने के लिए किसी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को मेजर करने के लिए वॉच देखना पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे बोला गया स्पीड को मेजर करके बताओ, तो गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर आपको स्पीड मेजर करके देगा। तो ये सभी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इन सबको आप मेजर कर पा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी लेंथ, मास, टाइम, ये सब कुछ हमारा फिजिक्स के अंदर मेजर हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। गॉट इट और नॉट? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगली चीज आती है, हम इतना सारा फिजिक्स पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? हमें इतना सारा फिजिक्स पढ़ना है और हम आसानी से बोल दें कि फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी बोल के ही काम चल जाएगा, तो वो गलत है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहां पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से देखना, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, ये आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी होती है आपकी वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहली क्या कहलाती है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड हमारी कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
समझ में आया कि नहीं आया? पहली होती है हमारी फंडामेंटल, सेकेंड इज डेराइव्ड एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझे या कि नहीं समझे? पहला क्या हुआ? फंडामेंटल, दूसरा क्या हुआ? डेराइव्ड, तीसरा क्या हुआ आपका? supplementary quantities. There are three type of physical quantities. First is the fundamental, second is the derived and third is the सप्लीमेंट्री। देखो इन चीजों को समझने के लिए अगर हम इसको डेली लाइफ से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें तो हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूं कि आप अगर किसी वेडिंग में गए और वो कार्ड आपके पापा के नाम पर आया था, ठीक है ना, तो जब आप वहां पर जाओगे तो ज्यादातर लोग जो होंगे ना वो आपको आपके पापा के नाम से जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फादर का नाम महेश्वरीदीन गुप्ता है तो जब भी मैं जाऊंगा तो यही बोलेंगे कि महेश्वरीदीन गुप्ता जी का बेटा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमें अपने आप को बताने के लिए अपने पापा की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी, लेकिन मेरे पापा को अपने बारे में बताने के लिए उनके पापा की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत पापा पापा हो गया ना। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गए? हमारे माँ बाप। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या हो गए? हम। लेकिन सपोज करो आपने 500 रुपए का कार्ड बनाया, लिफाफा, आपको समझ में आएगा कि आप 3 लोग जाके खा के 300 रुपए का ही खा पाओगे। गर्मियों का टाइम था तो आपके बुआ फूफा जी के बच्चे भी रुके हुए थे, समझ में आए ना? तो ना वो आपकी कैटेगरी में आ पा रहे, ना वो आपके माँ बाप की कैटेगरी में आ पा रहे हैं, तो वो बुआ फूफा जी के बच्चे क्या हो जाएंगे? आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बुआ और फूफा जी के बच्चे क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मम्मी पापा क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और आप लोग क्या हो जाओगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। कोई दिक्कत क्या? ठीक है ना? तो अल्टीमेटली माँ बाप को अपने आप को बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तभी फंडामेंटल थे। तभी उसी प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तभी उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी हमें अपने बताने के लिए मम्मी पापा की जरूरत पड़ी, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप याद रखिएगा, डेराइव्ड क्वांटिटीज वो सभी क्वांटिटीज होती है जिन्हें अपने आप को बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। केवल 2 ही क्वांटिटीज सप्लीमेंट्रीज होती हैं। पहला है आपका प्लेन एंगल और ये है सॉलिड एंगल। अब इतना बताने से तो काम चलने नहीं वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नीट, जेई, क्लास 11 कहीं पर भी ये आने ही नहीं वाला एग्जाम में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमारा जो एम है वो डायमेंशनल फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन जिस तरीके से किसी फिल्म में हीरो को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले उनके चंटर पंटर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली थी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए यहां पे आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो देखो यहां पे ऑल दोज क्वांटिटीज which does not require help of any other quantities, for its definition are called fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें अपने आप को बताने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। There are 7 types of fundamental quantities। There are 7 type of fundamental quantities। There are 7 type of fundamental quantities। ठीक है ना? हम देखिए वो पूरे 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे पर एक चार्ट के फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखना है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना? फिर उसका सिंबल लिखना है, फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखना है और फिर उसके यूनिट का सिंबल लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या लिखना है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिर दूसरा, उस फिजिकल क्वांटिटीज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, क्यों? वही सिंबल हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत शिद्दत से देखना कि वहां पे किस फिजिकल क्वांटिटीज को किस फॉर्मूला सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है लेंथ। लेंथ हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसको मापने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप डायरेक्ट उसको स्केल से नाप सकते हैं। तो लेंथ हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एल, जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज करेंगे। लेंथ को यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, लेंथ एल, मीटर और स्मॉल एम। दूसरे नंबर पे जो आता है देखो क्या हो जाएगा, मास। ठीक है ना, मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, यूनिट होती है आपकी किलोग्राम। ठीक है ना, और इसको रिप्रेजेंट कहां से करोगे आप, केजी से। ठीक है ना। थर्ड वन इज क्या होता है आपका, टाइम। टाइम का यहां पे देखो कैपिटल टी, यहां पे क्या हो जाएगा आपका केल्विन, और यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल के। समझ में आया कि नहीं आया, लेंथ, मास, टाइम। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल के, ठीक है ना। इसके बाद इसका देखो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसको देखना है सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहां पे देखो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एस से। यहां पे टेम्परेचर का जो होता है कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है आपकी केल्विन, और इसको करेंगे स्मॉल के से। ठीक है ना। इसके बाद देखो पांचवें नंबर में जो आता है वो होता है आपका करंट। देखिए कई जगह आप लोगों को डाउट होगा कि टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर नहीं, ये आपका अगर एनसीईआरटी के हिसाब से समझें तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दिमाग में आ रहा है और टोकने का मन हो रहा है तो टोकना नहीं है, हमें क्या करना है, बुक को देखना है। हर चीज का सिंबल रिप्रेजेंटेशन एक अलग होता है। ठीक है ना। तो अगर हम एनसीईआरटी एनालॉजी को फॉलो कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए तो टाइम को कैपिटल टी से और टेम्परेचर को के से ही करना है। गॉट इट और नॉट, अब तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना। ठीक, तो देखो यहाँ पे करंट, करंट जो होता है हमारा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है ना, और इसकी जो यूनिट होती है एम्पेयर, और एम्पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। ठीक है ना। सातवें नंबर पे आता है, छठवें नंबर पे आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री का आपका मोल कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी यूनिट होती है वो MOLE होती है। ठीक है ना, और इसका जो यूनिट सिंबल होता है वो भी आपका क्या होता है, MOLE। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। अब जो हमारा सातवां रह गया वो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये बताओ सचिन तेंदुलकर को किसने देखा है और सारा तेंदुलकर को किसने किसने देखा है, एक ही फैमिली से हैं। तो आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर एक बैटरी की एडवर्टाइज करता है। क्या है इस बैटरी का नाम, ल्यूमिनस बैटरी। समझ में आया कि नहीं आया, ल्यूमिनस बैटरी चले सालों साल, वह चाहे घर गिर जाए या दीवार। समझ में आया कि नहीं आया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो एक चीज बताओ, कौन सी बॉडीज हमारी ल्यूमिनस होती है और कौन सी बॉडी नॉन ल्यूमिनस होती है, बता दो आप। अगर मैं बात करूं मून, तो मून ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, जल्दी बताओ। सन ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे की लाइट को यूज करके चमकते हैं। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ में आया। सन आपका ल्यूमिनस है और मून आपका क्या है, नॉन ल्यूमिनस। पर लाइट की हमेशा, जैसे हमारे घर में लाइट को हम कैसे मेजर करते हैं, आपने कभी नहीं बोला होगा वोल्टेज के टर्म में गांव में डिफाइन किया हो, ये नहीं बोलते वोल्टेज डाउन हो गया, आप क्या होगा लाइट कम हो गई, डिम हो गई, लाइट ज्यादा हो गई। यानी अल्टीमेटली हम लाइट को मेजर करने के लिए उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, और ल्यूमिनस खुद की लाइट बनाता है। यानी अल्टीमेटली ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, किसी भी सोर्स से निकलने वाली इंटेंसिटी को मेजर करना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पे देखो अगर हम आगे इसका पढ़ें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को देख लेते हैं। देखो 7 नंबर पे आता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, 7 नंबर पे हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसको हम CDS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर हम लोग साइंस को इंडिया के हिसाब से मानते होते तो सबसे पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पुराने जमाने में क्या देखा गया होगा, दिए।
समझ में आया कि नहीं आया? पर अगर हम पुराने जमाने की मूवीज देखते हैं हॉलीवुड में, तो वहां पे हमें क्या दिखती है? कैंडल। दिए का रिप्लेसमेंट क्या होता है? कैंडल। तो कैंडल को ला, यानी इसका नाम क्या बना? कैंडला, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कैंडला। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी यूनिट क्या बन गई? कैंडला, और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे सीडीएस से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको याद रखना है, ये 7 हमारे फिजिक्स के माँ बाप हैं। समझ में आया ना? इनके दम पे हम किसी भी क्वांटिटीज को धरती पर निकाल सकते हैं, इसीलिए इन 7 क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं के दम पे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज को निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं आया? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपने आप को बताने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ऑल दोज क्वांटिटीज which require help of fundamental quantities for its definition are called derived quantities। ठीक है, जिनको फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना अपने आप को बताने के लिए, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बोलूं स्पीड। मैंने बोला यार ये स्पीड है और ये डेराइव्ड क्वांटिटीज है, तो आप कैसे बता सकते हो स्पीड आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज है? स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मान लिया चलो डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा है, ठीक है ना? अब डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, क्योंकि उसकी यूनिट होती है मीटर, यानी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम। हाँ या ना? जल्दी बताओ इस बात को। हम डिस्टेंस को अपॉन टाइम को लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब तक हमें लेंथ पता ना हो, जब तक हमें टाइम पता ना हो, क्या हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या कभी? और लेंथ और टाइम आपके क्या है? माँ बाप, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखो स्पीड को बताने के लिए कहीं ना कहीं हमें लेंथ और टाइम यानी फंडामेंटल की क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए स्पीड हमारा क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को या वेलोसिटी को देख लो, चलो वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ या ना? वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? जल्दी बता पाओगे आप लोग? मीटर ही होती है। यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है, और ये क्या है आपका? टाइम है। तो देखो वेलोसिटी को बताने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें लेंथ और टाइम की जरूरत पड़ रही है, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी भी हमारी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन अब देखो ये तो बच्चों वाली बात होगी, जरा मैं बोलूं एक्सेलरेशन को बताओ भला, ये कैसे हो गई भाई साहब डेराइव्ड क्वांटिटीज? कैसे बता पाओगे? तो आपको बोलना है सर एक्सेलरेशन बराबर हमने पढ़ा है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ या ना? लेकिन टाइम तो हमारी फंडामेंटल है, अभी भी हम वेलोसिटी के साथ कुछ कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम। और एक टाइम हमारा पहले से क्या था? टी था। तो ये देखो क्या हो गया? एल बाई टी स्क्वायर। लेंथ भी आपकी फंडामेंटल है, टाइम भी आपकी फंडामेंटल है, और इन दोनों के बिना आप एक्सेलरेशन तक नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी? डेराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी हमें यह पता चल गया कि डेराइव्ड क्वांटिटीज को बताने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को जमीन में आना ही पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोगों ने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा ना? फंडामेंटल भी समझ में आ गया, डेराइव्ड भी समझ में आ गया। नाउ थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो लिखो जल्दी से आप सब लोग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री के बारे में ज्यादा मत सोचना, भी नहीं आने वाली, एक साल है, ठीक है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ओनली 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है? अब कोई अगर बोले इसकी डेफिनेशन, तो आप बोल सकते हो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट केम इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल और डेराइव्ड आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पर ये 2 कौन कौन सी है? पहला है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल।
समझ में आया ना? पहला क्या है आपका प्लेन एंगल और दूसरा क्या है आपका सॉलिड एंगल। तो देखो प्लेन एंगल आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जब भी एंगल की बात हुआ करती थी हमने दो टैया लाइन खींची और बीच में से एंगल बना दिया, हम बोल दिए कि एंगल है, ठीक है ना। लेकिन हमने सॉलिड एंगल पहली बार लाइफ में सुना होगा अभी तक में, मुझे जहां तक लगता है। तो याद रखना ऐसा एंगल जो टू डायमेंशनली मेजर होता है वो एंगल कौन सा कहलाता है हमारा प्लेन एंगल, और एक ऐसा एंगल जो थ्री डायमेंशनली मेजर होता है वो क्या कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। यानी 2D एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल एंड 3D एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। गॉट इट और नॉट? ठीक है। अब एक चीज समझो, अभी तक आप लोगों ने जब भी एंगल मेजर किया, बोले एंगल कितना है 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, तो अगर दिमाग में पहली बार में किसी ने पूछ लिया कि यूनिट क्या होती है, तो आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग के जो बचपन से यूज नहीं हुआ उसकी मदद से हमें क्या बोल देना है कि सर इसकी यूनिट डिग्री ही होती है, ठीक है ना। पर रियलिटी में अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो आपको पता है एंगल की जब स्टार्ट किया होगा तो एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से एंगल निकालना सिखाया गया था हमें, समझ में आए ना। तो उसकी मदद से जो हमारी यूनिट निकल के आती है प्लेन एंगल की वो होती है रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब देखो सॉलिड एंगल है तो एंगल ही ना, तो यहां पे देखो इसको क्या याद रखना है, एंगल है तो रेडियन तो पक्का है। यहां पे S फॉर क्या होता है सॉलिड, और S के बाद ABCD में क्या आता है, S के बाद आता है ABCD में T। तो याद रखना इसकी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्ट्रेडियन। समझ में आया कि नहीं आया? S से फॉर सॉलिड, एंगल का मिला रेडियन, और S के बाद आता है T, तो बन गया आपका स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। पर कैसे हम क्या डेली लाइफ में अपने घर के माध्यम से समझ सकते हैं सॉलिड एंगल को? तो एक दीवार का कॉर्नर देखो आप, एक आपकी एक्स एक्सिस जा रही है, एक आपकी वाई एक्सिस जा रही है, और नीचे की तरफ एक जेड एक्सिस आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं अगर अपने आप को एक पॉइंट कंसीडर करूं तो मैं 2D में भी आ जाऊंगा, लेकिन जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो एक लाइन मुझसे मेरे सिर पे ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक मेरे पैरों पे करनी पड़ेगी, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा मेरा कि नहीं बनेगा? और वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा एंगल इंक्लाइन करता है उस ओरिजिन पे, वो हमारा कहलाता है क्या सॉलिड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थी। जल्दी से 2 सेकंड में रिकैप करो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज द फंडामेंटल, फिर उसके बाद इज द डेराइव्ड और इज सप्लीमेंट्री। यहां तक समझ में आया ना? फंडामेंटल 7 टाइम्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जिनकी मदद से हम निकल के आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगी डेराइव्ड, और जो कोई नहीं वो सप्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी हमने वो तो पढ़ा ही नहीं जो नीट जेई में आने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी हमने वो टॉपिक तो कंसीडर किया ही नहीं। वो टॉपिक है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको हम हिंदी में विमी सूत्र बोलते हैं। तो पर मेरी हिंदी मीडियम की वीडियोस अलग तरीके से आएंगी, अलग ही उसका कंटेंट रहेगा, पर आपको यहाँ पे याद रखना है डायमेंशनल फॉर्मूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन फिजिक्स। इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप कोई भी फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना हम लोग इस वीडियो में डायमेंशनल फॉर्मूला का इंट्रो पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज का, उस पर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो जेई और नीट में पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और आप इतनी आसानी से इस चैप्टर को मत लीजिएगा क्योंकि अच्छों की वाट लगा देता है, समझे ना? तो बिल्कुल भी अपने आप को तुर्रम खा नहीं समझना है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपके वो वेटेड चैप्टर्स होते हैं। सपोज करो आप पूरा समझो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन आए और डायमेंशनल फॉर्मूला से आपका 1 क्वेश्चन आ गया, पर मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना सारा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? तो हेडिंग आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज डायमेंशनल एंड दिस इज फॉर्मूला। देखो हमने जो कुछ पढ़ा सिर्फ वही चीज है। डायमेंशनल फॉर्मूला को हम समझते हैं। हमने क्या देखा था? डेराइव्ड क्वांटिटीज, सुनना ध्यान से, डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डेफिनेशन क्या बोली? डेफिनेशन बनी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज। सुनना, जो मैंने बोला था उसी को देखना है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ fundamental quantities when written in a square bracket it called its dimensional formula। तो जल्दी से लिखो,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ derived quantities, representation of derived quantities in terms of fundamental quantities written in a square bracket, are called डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये कोई x करके फिजिकल क्वांटिटी थी। ठीक है, ये x करके क्या थी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज थी। ठीक है, और हमने देखा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और सपोज करो टाइम पे डिपेंड कर रही है। किस तरीके से डिपेंड कर रही है कि मास की पावर a आ रहा है, ठीक है ना, लेंथ की पावर क्या आ रहा है b आ रहा है और टाइम की पावर क्या आ रहा है c। तो देखो हमने क्या किया, इस डेराइव्ड क्वांटिटीज को किसके टर्म्स में लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख दिया। पर अभी एक चीज में से क्या है, कोई बता सकता है? हम किसी भी चीज को डायमेंशनल फॉर्मूला कब तक नहीं बोल सकते, जब तक हम उन क्वांटिटीज को उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज ना करें। तो जैसे ही हमने लगाया भैया इसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट, ये बन गया इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी रिप्रेजेंट करके दिखा दिया हमने डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो बन गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहां पे कुछ और भी दिख रहा है जो मैंने नहीं बताया। क्या? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये क्या कहलाते हैं? तो याद रखना ये पावर किसके ऊपर राइज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशंस। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज डायमेंशंस, तो आप क्या बोलोगे? द पावर राइज ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। क्या बोलोगे? द पावर राइज्ड ओवर फंडामेंटल क्वांटिटीज, the power raised over fundamental quantities are called dimension। अगर मैं बोलूं कि ये जो आपकी x क्वांटिटी है इसके डायमेंशन क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे a, b, c इज द डायमेंशंस ऑफ गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज या गिवन डेराइव्ड क्वांटिटीज। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया ना? जो पावर राइज होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, वो हमारे डायमेंशंस बन के आते हैं। और जब हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। आपको बात समझ में आई ना? जल्दी से हम 2-4 डायमेंशनल फार्मूला निकाल के देख लें, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? अदर टीचर्स आर ऑल्सो वेटिंग। समझे? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, देखो ऐसे कोई लिख दे तो आप स्पीड, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा है और कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दिया तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपकी एक प्रकार की क्या है? लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? लेंथ। और टाइम तो टाइम ही है जो आपका खराब है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करते थे? एल। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे? टी। लेकिन याद रखो टी अभी नीचे है तो +1 पावर है। जब कोई प्लस वाली पावर ऊपर जाती है तो क्या बन जाती है? माइनस वाली पावर बन जाती है ना। तो अगर यहाँ पे ये +1 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। हाँ या ना? ठीक है ना? इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? -1। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहां कहीं पर मास दिखा हुआ है क्या? कहीं पर भी मास है क्या? अगर मास नहीं है तो यहां पे आप लोगों का फेवरेट नंबर आ जाएगा क्या? m की पावर 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तो m0 LT-1 भी लिखते हैं, और अगर m ना भी लिखो तो भी आपका काम चल जाएगा, LT-1 भी लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक तो और देखो आप लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब LT वैसा ही आएगा सेम टू सेम। और यहां पे भी देखोगे तो m0 LT-1।
अब एक चीज देखोगे आप लोग, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला से। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मिल गया। हम हर चीज में एक कमी ढूंढते हैं, हमें पहली कमी तो मिल गई। क्या मिल गई कि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी ये नहीं बता पाता कि ये क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो ये लिमिटेशन याद रखना, लास्ट में पूछूंगा, और अगर ऑफलाइन पढ़ते होते तो हाथ पांव तोड़ देता अगर गलत होते तो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात याद रखना, स्पीड आपकी स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला में ये नहीं बता पाता है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैंने आपसे पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है रियल फॉर्मूला। पर आप लोग एक बात बताओ, 10 सेवफल में से अगर 5 सेवफल निकाल लिए तो क्या 5 पेंसिल बचेंगी क्या? नहीं ना, 5 सेवफल ही बचेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को भी घटा दो तो निकलने वाली क्वांटिटी एक प्रकार की क्या ही होगी, वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पे उसको वेलोसिटी अपॉन टाइम ही कंसीडर करके चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए हमने क्या देखा था, L अपॉन टी, और एक टी हमारे पास क्या है यहां पर दिया गया है, ये टी नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर बना लेगा, और ये जब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा। और मास तो था ही नहीं ना, और अगर मास था ही नहीं तो m की पावर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 LT-2। तो देखो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत सारे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने सीखेंगे सिर्फ एक वीडियो में, और जो थर्ड वीडियो आएगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। शायद आपको मजा आया होगा, बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूं तो उतना फ्लो में नहीं था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करना, और याद रखना श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में अब बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीचर आ चुके हैं। अगर आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और फाइनेंशियली भी आपको अगर इश्यू हो रहा है तो आपको बता दूं, इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हम सबसे कम फीस पर आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ सबसे खास बात क्या रहेगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट। ठीक है ना, आपकी कमियों पे काम करेंगे। बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात अगर आप ध्यान में रखें तो वहां पे इंडिविजुअली पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आपको अपने साथ लेकर, क्योंकि जो एम आपका है उस एम तक पहुंचाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, एक ही संस्थान मदद कर सकता है, वो है श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।